नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। 2022 के विधानसभा चुनावों को महज 1 साल का समय बचा है। यूं तो 1 साल एक लंबा समय होता है, मगर जब बात चुनावों की होती है तो 1 साल का समय अलार्मिंग टाइम होता है। शायद यही वजह है तभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरान जो मंत्र उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिए वो कई सारे कयासों को जन्म देता है। आज नड्डा ने कई बैठकें की, लेकिन यह भी कहा कि मंत्रिमंडल में शामिल होना अच्छी बात है, लेकिन मुझे मंत्रिमंडल से निकालकर अहम जिम्मेदारी अध्यक्ष पद की दी थी, ऐसे ही आप लोग भी तैयार रहें। अब इसके बाद यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या किसी बड़े कद की मंत्रिमंडल से छुट्टी होने वाली है या किसी बड़े पद पर किसी नए चेहरे की एंट्री होने वाली है। एक रिपोर्ट देखकर पूरी हलचल को आप समझिए, फिर लौटकर कैबिनेट के इसी कायाकल्प पर कुछ सवालों के साथ आज की बड़ी बहस शुरू करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर हैं और यूपी के दौरे पर आने के बाद जेपी नड्डा ने जिस तरह से तमाम अब हलचलों को पैदा किया है, तमाम कयासों को पैदा किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और सीधे तौर पर ये महत्वपूर्ण कयास 2022 की तैयारी की तरफ लगते हैं, क्योंकि 2022 बेहद करीब है। और अगर बीजेपी के हम वर्किंग स्टाइल की बात भी करें तो 5 साल एक्टिव रहने वाली पार्टी है, समय समय पर तमाम कार्यक्रम करती है ये पार्टी। जेपी नड्डा सीधे तौर पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी बीच एक हम बड़ी खबर आपको दे दें, लखनऊ से आ रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में धान खरीद समीक्षा की गई है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए, कम खरीद वाले जिलों में खरीद बढ़ाई जाए, निर्धारित समय में किसानों का बकाया भुगतान कराया जाए। मुख्य सचिव की तरफ से ये इन बातों को कहा गया। तो कम खरीद वाले जिलों में बढ़ाई जाए सुरक्षा, यह भी बात हुई है मुख्य सचिव की तरफ से। इसके अलावा निर्धारित समय में किसानों का बकाया भुगतान कराया जाए। तो मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए, कम खरीद वाले जिलों में बढ़ाई जाए सुरक्षा। मुख्य सचिव ने कहा निर्धारित समय में किसानों का बकाया भुगतान कराया जाए। ये मुख्य सचिव की तरफ से भी जानकारी आ रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। धान खरीद की समीक्षा बैठक आयोजित की है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में धान खरीद की बैठक हुई है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं, कम खरीद करने वाले जिलों की सुरक्षा और तमाम तरीके से बढ़ाई जाए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में धान खरीद की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। तो चलिए एक बार फिर से बहस की तरफ बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कैबिनेट के कायाकल्प की। लेकिन उससे पहले यह भी समझना बहुत जरूरी है कि जेपी नड्डा के जाने से हलचल क्या पैदा हुई है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने आज जो सबसे महत्वपूर्ण जो बयान दिया, वो महत्वपूर्ण बयान यह है कि अगर मंत्रिमंडल में आपको जगह नहीं मिली है या आप मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है तो खुद को छोटा मत समझिए, क्योंकि सीधे तौर पर आपको अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। इसका उदाहरण जेपी नड्डा खुद को बताते नजर आए। अब इस पर बात यह होनी चाहिए, तमाम सवाल ये होने चाहिए कि 2022 के लिए क्या ये लाइन, ये बयान बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और अभी खबर यह भी है कि बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार होना है, कैबिनेट में फेरबदल होना है। तो क्या ये उसके लिए संकेत था और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए तो संकेत नहीं था? ये तमाम कयास है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल जोड़ा, बीजेपी से शबनम पांडे हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो इस पर पक्ष रखेंगी और इस बयानात को भी क्लियर करेंगी। साथ ही साथ कांग्रेस से अजय उपाध्याय हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। सतीश प्रकाश हमारे साथ बसपा से
हैं जो कि बसपा का समर्थक हैं और उसका पक्ष भी रखेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से सुनील सिंह हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और इन सबको इस पूरी पॉलिटिकल गतिविधि को समझाने के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ए के मिश्रा साहब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शबनम जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, जरा इस पूरी हलचल को क्लियर कीजिए क्योंकि पूरे दिन बहुत कयास लगाए गए हैं। जेपी नड्डा के उस बयान के बाद आप देखिए सोशल मीडिया से लेकर और तमाम मीडिया और सियासी गलियारों में एक ही चर्चा है कि क्या कैबिनेट के अंदर कुछ फेरबदल होने वाला है, किसी बड़े चेहरे के मंत्रिमंडल से बाहर आने या किसी बड़े पद पर किसी बाहर के व्यक्ति के अंदर जाने की हलचल है क्या? सबसे पहले हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का उत्तर प्रदेश आगमन, उनके 150 दिन के देश के सभी राज्यों में प्रवास का एक कार्यक्रम था जिसमें कि अपने संगठन की समीक्षा करेंगे। जहां सरकार है वहां संगठन और सरकार के बीच की जो कड़ी है उसके बारे में भी वो जांच पड़ताल करेंगे। और इस दौरान में उत्तर प्रदेश जब उनका आगमन हुआ तो उत्तर प्रदेश के आगमन में उन्होंने इस बात को भी बताना चाहा है कि किस तरीके से संगठन का कार्य महत्वपूर्ण होता है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धरातल पर पन्ना प्रमुख लेकर एक सरकार में मंत्री के तौर पे काम करते हैं और किस हर काम को कैसे महत्व दिया जाता है। ठीक है शबनम, मैं एक शॉर्ट रिएक्शन ले लूं सबका, मैं इस बयान पर एक शॉर्ट रिएक्शन ले लूं सबका, मैं फिर इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। एक शॉर्ट रिएक्शन ले लूं, सभी शामिल हो जाएंगे एक बार। सुनील सिंह साहब, इस बयान से आपके क्या मायने हैं? क्योंकि अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले, मुझे याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया था और कहा था कि एक बड़ा चेहरा, मैं नाम यहां रिपीट नहीं कर रहा हूं, हालांकि उन्होंने नाम लिया था क्योंकि नाम लेना गलत होगा, एक बड़ा चेहरा मंत्रिमंडल से बाहर आएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने तमाम वायदे किए थे और उन सारे वायदों पे उत्तर प्रदेश की सरकार इस समय फेल है, सारे वादे पे फेल है। और जिसके नाते एक मॉनिटर पीएमओ से निकाल करके उत्तर प्रदेश में भेजा गया है। उस मॉनिटर को उत्तर प्रदेश का कैबिनेट, उत्तर प्रदेश का मंत्रिपरिषद और खास करके उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी उस पीएमओ के मॉनिटर को स्वीकार कैसे करें? यह तो नेचर है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वो किसी को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। दो उप मुख्यमंत्री उनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तीसरा व्यक्ति आया है जिसको मुख्यमंत्री के बगल का बंगला दिया गया है, जबरदस्ती मुख्यमंत्री के ऊपर थोपा जा रहा है। और एक मॉनिटर है, वो चूंकि पीएमओ से आया है, बीआरएस दिला करके लाया गया है, तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका चरित्र है कि ऐसे लोगों को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं, उनको एक्सेप्ट कराने के लिए, उनको पचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भ्रमण उत्तर प्रदेश में चल रहा है। वह चूल गांठ बैठाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से आप ये कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक मॉनिटर लाके बैठा दिया गया जो पहले पीएमओ था, अब आप ये स्टेट गवर्नमेंट में है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। बसपा से हमारे साथ सतीश प्रकाश हैं। सतीश जी, बसपा को क्या लगता है इस पूरे स्टेटमेंट पे? नहीं, देखिए, बसपा मुद्दा राजनीतिक दलों का नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में 3 संस्थाओं के ऊपर लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती है। आपकी न्यायपालिका, आपकी विधायिका और आपकी नौकरशाही। देखिए, अभी 10 दिन पहले न्यायपालिका ने बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार को ये की नाराजगी व्यक्त की है कि कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा बहुत बेहतर नहीं है। लेकिन आज ये सिद्ध हो गया कि जेपी नड्डा जी ने अगर ये कहा है कि कुछ जो मंत्री हैं, अगर वहां उनके काम से वो सेटिस्फाई नहीं है, तो ये एक सवाल है विधायिका की तरफ से। और आज उत्तर प्रदेश के अगर प्रमुख सचिव ने ये कहा है कि किसानों का बकाया जो राशि है वो उसका भुगतान नहीं हुआ है और फसल का नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है। तीनों जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की जो कार्यशैली है उसको लेकर के चिंतित करने वाली है। लेकिन देखिए, सुनिए, अब चुनावी समय है, 4 साल तक आपने यही कार्यविधि चलाते रहे, अब 1 साल में कुछ नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि बीजेपी ने जो वादे किए थे
उन वादों के ऊपर आप ये देखो, खड़े नहीं उतरे। ये आपका सोचना है, उत्तर जनता क्या प्रदेश की सोचेगी वो कानून वोट के जरिए व्यवस्था पता आज के लगेगा। डेट में सतीश जी, सबसे ये तो बुरी जनता तय स्थिति करेगी में। 22 में। अभी हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जनता क्या करेगी? आपका सोचना विपक्ष में है, ठीक है, आप तो फिलहाल विपक्ष में भी नहीं अगर संख्या बल के हिसाब से देखा जाए, नहीं, लेकिन सुनिए, फिर भी सुनिए। सीधे तौर पर देखा जाए तो ये संख्या बल- आपके एक सुनिए, पार्टी का सुनिए। सोचना होगा। नहीं, ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। अजय नीतियां- उपाध्याय से और रिएक्शन ले लो और मिश्रा जी से रिएक्शन ले लो, फिर मैं आप ही के पास आता हूं। अजय जी, कांग्रेस क्या सोचती है? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार करना, उसका परिवर्तन करना, ये मुख्य तौर पे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। लेकिन मुद्दा यहाँ ये नहीं है कि मंत्रिमंडल का क्या परिवर्तन होगा और क्या स्वरूप होगा। मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश के समस्याएं जिस तरह की हैं, उसका कैसे निदान होगा और उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कैसे हो। आपने कहा भी है अपने प्रोमो में कि ये कायाकल्प की तैयारी, अब किस तरह की तैयारी है देखना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह से निरंतर सत्ता का एक अधिकार स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश में, विगत 3 वर्षों में लूट, डकैती, अपहरण की घटनाएं निरंतर बढ़ी है, महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़े हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का ये रिपोर्ट है, जिसमें कैसे महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, कैसे हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं, कैसे जो प्रशासनिक स्तर पर फेलियर माना जाएगा कहीं ना कहीं किसी भी सरकार का। अब यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर के जेपी नड्डा साहब अपने ही मंत्रिमंडल और अपने ही साथियों के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये मानना पड़ेगा कि सरकारी स्तर पर कोई दिक्कतें हुई हैं और आपसी संगठनात्मक स्तर पर भी कहीं ना कहीं समस्या है। मिश्रा जी, क्या आपको यही लगता है? ठीक है, मैं चलो लौट रहा हूं आपके पास। ठीक है, लौट रहा हूं। मिश्रा जी, क्या आपको भी ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं संगठन स्तर पर कोई मतभेद रहा और यही वजह थी कि एक पीएमओ का मॉनिटर लाकर इस सरकार में बिठाने की कोशिश की जा रही, जो तमाम बातें हुई? देखिए, हमारे जितने विपक्ष के मित्र हैं, इन लोगों की हालत ये है ना कि एक बार जैसे 4 अंधे थे, 4 अंधों ने मिलके हाथी का पैर पकड़ा, किसी ने पूंछ पकड़ा तो कोई बोल रहा है खंबा है तो कोई बोल रहा है पेड़ है। ये लोग तो ये बोलेंगे भैया सबको हटा के बहन जी को जो है बीजेपी का वो बना के यूपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे, अखिलेश यादव को बनाए। है क्या? इंटरनल रिफॉर्म है ये। इंटरनल रिफॉर्म में अपने आप को मजबूत करने के लिए पार्टी को लगता है कि ये फलाना स्टेट या कोई दूसरा स्टेट हमारे लिए जरूरी है, वहां पे किसी को हटा करके किसी अच्छे आदमी को रखना जिसकी जो सूटेबिलिटी हो उस हिसाब से। तो ये प्योरली इंटरनल रिफॉर्म है, अपने आप को उसके हिसाब से, उस परिस्थिति के हिसाब से मजबूत बनाने के लिए ये कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि योगी जी को हटा देंगे तो उनको हटा देंगे, वो फेल्योर हो गए। एक आदमी के आने और जाने से फेल्योर और सक्सेस का क्या फर्क पड़ेगा? मैं बोलता हूँ बहुत मैसिव चेंज हो, जहाँ पे 10-20 मंत्री मिनिस्टर को हटा दिया जाए, सारी चीजें कर दी जाए तो समझ में आता है। इंटरनल रिफॉर्म है, ये बीजेपी की खूबी है, समझना चाहिए। दूसरे पार्टियों को भी मैं सलाह दूंगा। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, उनके यहाँ क्या होता है, कभी राहुल गांधी जी हट गए तो सोनिया गांधी जी आ गई, सोनिया गांधी जी हट गए तो राहुल गांधी जी आ गए। बसपा में तो कुछ होता ही नहीं है रिफॉर्म, वहां एक ही आदमी है। सपा में भी रिफॉर्म हुआ था, अखिलेश यादव और उनके पिताजी के साथ स्टेज पे रिफॉर्म करने पिछले चुनाव के दौरान ही हुआ था। नहीं सुनिए, स्टेज पे रिफॉर्म करने की कोशिश की गई थी, पब्लिक के सामने दिखाया गया था, माइक पकड़ के लड़ाई हुई थी। फिर चाचा भतीजे में भी रिफॉर्म हुआ, इनको हटाओ उनको करो। ये एक कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म है, इसको लेके आप लोग गलतफहमी में मत रहिए, गंभीरता से लीजिए। कुछ न कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबल आदमी को किसी पर्पज से बैठाया जा रहा है जो आगे चल के बीजेपी को फायदा देगा। और विपक्ष से निवेदन है कि आप भी इस तरीके से इंटरव्यू करिए। आपका भी दिखाई दे रहा है और ये कहीं ना कहीं, सुनिए, ये हताशा है, ये निराशा है। सत्ता से आप दूर होंगे, 100% दूर होंगे। अरे मैं इन सब चीजों को नहीं मानता सर, मैं बोलता हूँ कोई यहाँ अमर होके नहीं आया है, न सत्ता किसी की अमर होकर के आई है। आप भी शायद यही सोचते थे कि आप सत्ता से नहीं हटोगे, आप नेपथ्य में चले गए हैं कि नहीं चले गए हैं अपनी इन्हीं आदतों के कारण। आप क्यों नहीं रिफॉर्म कर रहे हैं मुझे बताइए। आपकी पार्टी के अंदर कोई ऐसा है जो बता सकते हैं कि हाँ किसी को हटा के इनको बनाया जाएगा? कोई है लीडरशिप आपके यहाँ इस तरह का रिफॉर्म हो रहा है? आप तो सर एक लिखित तरीके से आपके अंदर एक प्रवक्ता भी डिक्लेयर नहीं है आपकी पार्टी में। बीएसपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता कौन है मुझे बताइए। राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता कौन है बीएसपी का, लिखित तरीके से बताइए, है कोई? अरे भाई छोड़िए ना। नहीं छोड़ो, क्यों छोड़ दे, क्यों छोड़ दे साहब? आप छोड़िए ना, आप छोड़िए, सुनिए ना, दूसरों को क्यों छुड़ा रहे हैं? आप छोड़िए, आप सवालों का जवाब दीजिए ना। कौन सा
सवाल है? कोई सवाल है ही नहीं, है ना। एक उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते मेरे ये सवाल है ना आपसे। हाँ पूछिए, सवाल पूछूंगा ना। हाँ तो पूछिए ना। आपका अगर आपके सरकार के अगर प्रमुख सचिव ये कह रहे हैं कि किसानों का बकाया है, अगर आपके प्रमुख सचिव ये कह रहे हैं कि अगर फसलों की जो बेहतर जो खरीद है वो नहीं हुई ना, है ना, आपकी ये तो पार्टी पॉजिटिव के चीजें हैं सर, यही तो डेमोक्रेसी है कि पार्टी में रह के पार्टी के लोग ही उनको बता रहे हैं कि हमें यहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है। आपकी पार्टी में किसी की हिम्मत है तो बोल के दिखाए कि बहन जी की ये नीति गलत है। मुद्दा वही है, मुद्दा वही है सर। बीएसपी ने सभा में कोई अपने लीडरशिप के खिलाफ बोल के दिखा दे। क्योंकि आप सत्ता में है, देखिए सुनिए, हर व्यक्ति किसी न किसी विचारधारा से। सतीश साहब, पहले तो आप गलत जगह सवाल कर रहे हैं। देखिए वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है मिश्रा जी, आप बीजेपी समझ के सवाल कर रहे हैं मुझे लग रहा है। आप मेरी बात मानिए, मेरे शुभकामनाएं बसपा और सपा को भी है। वो तो एक्सपर्ट है, देखिए उनका काम है पॉलिटिक्स को समझना और कहना। मजबूत हो, मौके आपके लिए हैं, लेकिन ठीक है, खैर आपके जो सवाल है शबनम जी जवाब देंगे आपके सवालों का जवाब। देखिए तुषार जी, मैं विपक्षी पार्टियों को सुन रही थी और सुनने के बाद एक कहावत ध्यान आता है कि काजी जी दुबले किए हुए शहर के अंदेशा से। ये सारी विपक्षी पार्टी परेशान है कि आके हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी में ये आम सी बात है कि संगठन को हमेशा एक ऊर्जा देने का काम, संगठन को मजबूत करने का। तो आप ये कह रही हैं कि ये लोग डर रहे हैं कि नड्डा जी अगर आए हैं तो यहाँ पर समीकरण बना के जाएंगे, ये डर है इन लोगों के अंदर। देखिए रणनीति तैयार करने के लिए, और आप देखिए मंत्रिमंडल में 2 हमारे मंत्री दिवंगत हो गए थे कोरोना काल में, तो वो एक स्थान खाली है, उस स्थान को भी भरना जरूरी है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है सुनील जी, डर लग रहा है नड्डा जी आ गए हैं, नड्डा साहब आए हैं, यहाँ पर समीकरण बना के जाएंगे, 2022 में आप सबके समीकरण बिगड़ जाएंगे, इस बात का डर है आप लोगों को, ये शबनम का कहना है, क्या ऐसा है? देखिए अभी मिश्रा जी की बातें आ रही थी और शबनम जी की भी बातें आई। आप लोगों ने कहा कि इंटरनल रिफॉर्म के लिए कोई बाहर से व्यक्ति, बाहर से एक्सपर्ट लाया गया है, उसको बैठाया गया है। अच्छा होता कि लेकिन यहाँ तो चीजें थोड़ी उल्टी हैं। यहाँ तो एक आईएएस अधिकारी को जो बहुत अच्छी तरह से पीएमओ में काम कर रहा था, सचिव स्तर का अधिकारी है और सीनियर आईएएस अफसर है, उसको बीआरएस दिला करके उसको लाया जाता है और बीआरएस दिला करके ला करके बीआरएस दिलाया या बीआरएस लिया, ये आप कैसे कह सकते हैं? बीआरएस मैं कह रहा हूं दिलाया, ये आप इतने पुख्ता होकर कैसे कह रहे हैं? आप तो बड़ा कॉन्फिडेंटली कोट कर रहे हैं कि बीआरएस दिलाया गया, बीआरएस दिलाया जाता है। नहीं ये बीआरएस दिलाया जाता है आपको कैसे पता? और मेरी बात सुनिए मिश्रा जी, मेरी बात सुनिए, और मुख्यमंत्री के बगल के बांग्ले को इलाज किया जाता है। प्रश्न तब उठता है, सवाल तब यहाँ से उत्पन्न होता है, सवाल तब पैदा होता है जब मुख्यमंत्री के बगल के बंगले को दे दिया जाता है। कि मुख्यमंत्री के बगल वाला बंगला दिया गया तो वो मुख्यमंत्री, सर अब इसमें क्या बोलेगा कोई एक्सपर्ट, आप मुझे बताइए। इस तरीके से आपको रिलेट कर रहे हैं। मैं बोलता हूं किसी को अगर कहीं बंगला दे दिया गया, कुछ दे दिया गया, तो इसका मतलब है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए खतरा हो गया। ये सब चीजें नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पोजीशन दी जा सकती है। मिश्रा जी मुझे तो आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपको इन सब चीजों पे बुरा क्यों लग रहा है, लेकिन यहाँ से प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? इलॉजिकल बात पर तो सबको बुरा लगेगा ना। देखिए इलॉजिकल बात पर टोकने का अधिकार तो सबका है। मेरे मित्र सुनिए, मुझे अच्छा लगता है, ये सोच के अच्छा लगता है जब कोई समाजवादी पार्टी बसपा का नेता भी अच्छी तरीके से बात करे, लॉजिकल बात करे, जिससे मुझे उम्मीद जगे कि कल को आप सफल बन रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। मेरी तो सारी पार्टियों को शुभकामना रहती है कि भाई आप लोग विजयी होइए। क्वेश्चन यहाँ ये आके फंस जाता है, इस तरीके से सोचने से, जैसा सोचेंगे वैसी रणनीति, इतने गलत डायरेक्शन में आप लोग सोचते हैं और वैसा ही एक्ट करते हैं और अभी तक फेल हो रहे हैं। मैं फिर भी बोलूंगा आगे के टाइम के लिए शुभकामनाएं हैं, लेकिन सोच को बदलिए सर। सत्ता बदलनी है तो सोच को बदलना पड़ेगा। मिश्रा जी आपकी शुभकामना को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है? मेरा सर इस बात पर भी बनता है कि आप किसानों के मुद्दे पर, वैक्सीनेशन के मुद्दे पर आपके नेता क्या कहते हैं? इंटरनल इन्फॉर्म होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है? छोटे स्तर के प्रश्न नहीं बनते हैं सर।
जो अंदर का प्रश्न बनता है वो प्रश्न ये बनता है कि इंटरनल रिफॉर्म की जो खूबी बीजेपी ने अपने अंदर डेवलप कर ली है, पहले ये नहीं था। इसका एक मतलब और है, पार्टी रहना चाहिए, पार्टी की नीतियां रहनी चाहिए, नेता चाहे कोई हो, मुख्यमंत्री कोई हो, प्राइम मिनिस्टर कोई हो, नेता रिफॉर्म करने वाला नहीं था उत्तर प्रदेश में मिश्रा जी। कोई नेता रिफॉर्म भारतीय जनता पार्टी में नहीं था जो भारतीय यहाँ के को रिफॉर्म करता। उत्तर प्रदेश में IAS सीनियर IAS अधिकारी को लाया गया रिफॉर्म करने के लिए। कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है कि नहीं मिश्रा जी, आप बताएं, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है कि नहीं गड़बड़ है? तो बाबा साहब के संविधान के हिसाब से ही उसकी नियुक्ति थी। अगर और ये तो अच्छी बात है ना कि राजनीति में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आ रहा है, वो तो कहीं ये भी तो अच्छी बात है ना। अब तक अनपढ़ थे क्या? हाँ, अब तक अनपढ़ थे या नहीं थे, ये आप बताएं ना। भाजपा में सारे अनपढ़, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आ गया। उस चीज से तो बढ़िया है जब आजम खां IAS और IPS को भैंस ढूंढने में लगाते थे, उससे तो बढ़िया काम ये कर रहे हैं ना सर। इतना मायोपिक होके इतने छोटे तरीकों से मत देखिए, नहीं तो सत्ता से आप दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ब्रेक से पहले काफी गर्मा गर्म बहस चल रही थी और मिश्रा साहब और सुनील जी के बीच में ये बहस थी। सुनील साहब ने कई सवाल किए हैं, अब शबनम उसका जवाब देंगे क्योंकि लगातार सवाल बीजेपी से हैं और सवाल ये हैं कि कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने की कोशिश करती है बीजेपी तमाम तरीके से और अंतर संगठन में कुछ ठीक नहीं है। यही वजह है कि आप एक ब्यूरोक्रेट के लिए आए और एक जो सीनियर लेवल का ब्यूरोक्रेट था जिसे आपने सरकार में लाने की कोशिश की, लेकिन बीआरएस दिलाया कि बीआरएस लिया, ये तो साहब कोई नहीं कह सकता। सुनील साहब, ये तो मैं भी आपको जवाब देना चाहूंगा। फिलहाल शबनम आप जवाब दीजिए। देखिए तुषार जी, लोकतंत्र में हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को अधिकार है तो राजनीति करे, चाहे वो कार्यपालिका का हो या कई आम जनता हो। तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि बीआरएस दिलाया गया। अब तमाम पार्टियों में कार्यपालिका से आए थे, तमाम ऐसे राजनीतिक हैं, उनकी पार्टी में भी अहमद हसन थी जिनको ये सभापति बनाने की बात कर रहे हैं, वो भी है। तो इस बात को, उसको तो कोई प्रश्न चिन्ह होना नहीं चाहिए। और अगर देखा जाए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आकर यहाँ पर जिस तरीके से मंत्रियों को बहुत से मंत्र दिए या कार्यकर्ताओं को मंत्र दिए, उन्होंने सबसे बड़ा मंत्र यही किया है कि जो जिम्मेदारी संभालता है उसी की काबिलियत, उसी का महत्व, उसी का स्थान होता है, चाहे वो मंत्रिमंडल में हो या संगठन में हो। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में ईमानदारी से, जिम्मेदारी के साथ काम करने का जो महत्व होता है, उसका साफ तौर पर सुधार उन्होंने अपने आप को लेके दिया। और ये आप देखेंगे कि इस बात को उन्होंने इसलिए बताया कि ताकि जो भी जितनी भी से अनुभव का, जितनी भी कार्यप्रणाली का फायदा संगठन उठाना चाहे उसे संगठन में स्थान दिया जा सकता है और जिस संगठन के व्यक्ति का फायदा मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है, उनके अनुभवों का, उसे उधर दिया जा सकता है। तो ये एक आम बात है हमारे भाजपा में। चाहे आप हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को देखिए, वो भी परिवार थे और आज ठीक है, लेकिन नड्डा साहब का आना ये भी तो बताता है कि 2022 की तैयारियां देखिए बीजेपी में किस जोर शोर से चल रही हैं। जैसे घर में दिवाली जब होती है, देश में दिवाली होती है, हर घर सजाता है खुद को, तो उसमें भी ये होता है कि एक घर ने 1 महीने पहले तैयारी शुरू कर दी और एक घर जो है वो 2 दिन पहले तैयारी कर रहा है। तो ये कांग्रेस से मेरा सवाल है, अजय जी आपने तो बड़ा एक एक्सपेरिमेंट किया है, प्रियंका गांधी को उतारा है ग्राउंड पर, 2022 के लिए खास तौर से उतारा था। जरा बताइए कि कितनी तैयारी आपकी हो गई है और कितना आपने ग्राउंड पर पाया है कि आप बेहतर कर पा रहे हैं, अपने पक्ष में ले पा रहे हैं चीजों को। देखिए, ये तो स्टूडियो में तय नहीं होगा और रणनीतिक चीजें हैं वो हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो ग्राउंड में रियलिटी है इससे पूरा प्रदेश देख रहा है और समझ रहा है कैसे हर मुद्दों पर जो जनहित के मुद्दे हैं या सरकार के जो जिस तरह की गतिविधियां हैं, रवैया है, जन विरोधी रवैया है, उसके विरुद्ध हमारे लीडरशिप लगातार लड़ रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी निरंतर लड़ रहे हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा, कांग्रेस पार्टी निरंतर जिस तरह माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बढ़ गई है आगे कि बीजेपी के किले को ढहा दे, क्योंकि एक बहुत बड़ा 2017 में जो साथ था जनता का, बीजेपी के साथ था, आपको लगता है कि आप ढालेंगे? और आपके सामने तो अभी समाजवादी पार्टी भी है, आपके सामने तो बसपा भी है, छोटे छोटे दल राजभर और तो ओवैसी ये सब भी मिलकर खड़े हो गए। नहीं, तुषार जी ठीक कर रहे हैं, आपके प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक हैं। पार्टियां कई हैं राज्य में और भाजपा एक मजबूत पार्टी निरंतर रही है, तभी सत्ता में है, इसको स्वीकारना भी है। लेकिन भाजपा के अगेंस्ट जो वैकल्पिक राजनीति होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में,
और लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली जो पार्टी है, चाहे युवाओं के बीच में जाकर महिलाओं के अधिकारों के लिए या किसानों की लड़ाई में, निश्चित तौर पे लगातार कोई फॉर्मूला तैयार कर रही है कांग्रेस क्या? कि कांग्रेस का 22 में किस तरह ग्राउंड में आकर 17 वाला फॉर्मूला तो काम नहीं किया, 22 का कोई फॉर्मूला है क्या? देखिए 22 के चुनाव और 19 के चुनाव में बहुत सारे अंतर है। 22 का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाएंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति के और उत्तर प्रदेश मैं तो के 17 की बात कर रहा हूँ। 17 में भी तो आपने परफॉर्मेंस गठबंधन किया था, साथ में लड़े थे समाजवादी हाँ, पार्टी के। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, वो सफल नहीं रहा। वो समाजवादी पार्टी के जोड़ी पसंद नहीं आई, वो भी बात स्वीकारते हैं और हम भी स्वीकारते हैं। लेकिन 2022 की रणनीति कैसे तय होगी और क्या होगा, अभी हम लोग स्वतंत्र विचार रख करके और सतीश जी आपका क्या मानना है? साथ एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। उद्देश्य है राज्य जो है जनतांत्रिक ढंग से एक्ट करे और जो भी हो जनता के हित में हो, सरकार जनता के लिए बनती है, ये तानाशाही नहीं चले। सतीश जी, फर्श से अर्श पर जाने का कोई प्लान है क्या 22 के लिए? नहीं, देखिए 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूं। अभी मैं मिश्रा जी को शायद मैं गलत, क्योंकि मैं उनको देख नहीं पा रहा था स्क्रीन के ऊपर। वो राजनीतिक विश्लेषक है, हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे लिए भी अच्छे हैं, सब लोगों के लिए अच्छे हैं। लेकिन उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि शायद वो बीजेपी के स्पोक पर्सन है, इसलिए मैं उनसे इस बात के लिए कहा, ठीक है ना। और मुझे लग रहा था कि वो शायद बीजेपी के रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। मुझे लगा कि वो मुझ तक वर्ड आया वो रिफॉर्म की बात। चलिए उनकी बातें आपको महसूस हुई, तो बसपा की जो उन्होंने कमियां बताई वो भी महसूस हुई होंगी। देखिए आप सुनिए ना, अरे भाई एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर मंत्रियों की कार्यशैली से सेटिस्फाई नहीं है और वो चैलेंज कर रहे हैं कि हम आपको हटाएंगे, उत्तर प्रदेश की जो आपके प्रमुख सचिव है, अगर वो नौकरशाही से संतुष्ट नहीं है तो सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह है ना। और आप सुनिए, सुनील बंसल जी को क्यों भूल जाते हैं? ये तो आईएएस अधिकारी तो कल आए हैं ना। सुनील बंसल जी जो माननीय, सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से उनको यह नियुक्त किया हुआ है कि योगी जी की कार्यशैली के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है ना। तो उन्होंने जवाब दो भाई, और जो समन्वय मंत्रिमंडल और कार्यकर्ता के बीच है उसकी भी उन्होंने तारीफ की है। तो ये सही उन्होंने कहा कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, ये तो मनगढ़ंत आपकी कहानी है, पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वो आप एक बात मान लीजिए, ये मुद्दा राजनीति से अलग हटिए। अगर हम उत्तर प्रदेश की जनता मान करके, आप बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, चलो मैं किसी अलग दल को रिप्रेजेंट करता हूं, लेकिन अगर हम, चूंकि योगी जी सिर्फ बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरी उत्तर प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री है, और मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। एक उत्तर प्रदेश का रहने के नाते मेरी ये आशा है कि एक मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली है उसमें सुधार हो ना। कानून व्यवस्था आपकी बदतर है, किसानों का बकाया आपके पास है, किसानों की फसल अभी खरीदी नहीं गई है। आपके मुताबिक अगर देखें तो 2017 में जनता ने गलती की, ये उनको एहसास होना चाहिए था, लेकिन अभी बाई इलेक्शन हुए, वहां पर तो कोई बदलाव नहीं हुआ। 6 सीटों पर वापस आ गए, कोई बदलाव नहीं लगा। तो आप बताइए ना कि अगर जनता को लगता है ऐसा, तो फिर जनता बदलाव देखती। उन 6 सीटों पर 8 सीटों पर हुए थे, 6 में बीजेपी थी, 6 पर वापस आ गए। देखिए इस देश की तमाम इलेक्शन व्यवस्था में, और आप अपनी बात समझा ही नहीं पाए। इन पर चर्चा होगी, सर ये शायद चर्चा आप पार्टियों के ऑफिस में होती है या डिबेट में आप लोग करते हैं। ये सवाल है, इनका जवाब देना पड़ेगा। आज आप सत्ता में है, आज आप जवाब नहीं दे रहे, लेकिन कल आप जब सत्ता के अंदर नहीं होंगे तो इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि बीजेपी ने तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है। ये देखिए, जिस तरीके से लोकतंत्र पे आप कुठाराघात करते हैं, आप सभी संवैधानिक संस्थाओं पे भी कुठाराघात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कुठाराघात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी की नीयत के ऊपर कुठाराघात कर रहा हूं कि आपने तमाम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर इस देश की जनता का जो विश्वास हुआ है, जब से बीजेपी सरकार में आई है, देश की जो आम जनता है,
जो संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर उनका विश्वास था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा। चलिए, पॉलिटिकली बहुत जो एनालाइज करते हैं मिश्रा जी, क्या 17 और आज 21 इन 4 सालों में जनता ने कभी ये महसूस किया कि हमने गलती की थी 17 में बीजेपी को मौका देकर? क्योंकि अगर मेरे हिसाब से मैं देखूं, अगर गलती की होती तो बाय पोल्स में कुछ अंतर दिखता या कुछ ऐसी चीज दिखती, हमें मुझे तो कुछ दिखा नहीं। क्या ये लगता आपको ग्राउंड पर ऐसा है? देखिए, बीजेपी की जो सबसे बड़ी खूबी है, मैं सतीश जी जो हो गए हमारे और मित्र जो हैं, मैं उनको भी ये बोलना चाहता हूँ, भाई देखिए, सरकार किसी की भी हो क्या हो, मेरा उससे लेना देना नहीं, आप भी जीतिए। सवाल ये है कि बीजेपी जीत रही है, इसका मतलब है कि राजनीति का प्रबंधन तो वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं ना। बीच में कई बार ऐसा लगता है कि हाँ भाई, जनता को ये शायद एहसास होता है कि सरकार अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी समय के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है, चेंज ले आती है। ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये यही सब चीजें हैं। जड़वत होने से आपकी पार्टी स्वयं आप भी जड़वत हो जाते हैं। पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक सजीव व्यक्ति की तरह बिहेव करती है। समाज में चेंज होता है, राजनीति में चेंज होता है और पार्टी में भी चेंज होते रहने चाहिए, चाहे शीर्ष का नेतृत्व हो, चाहे उनकी आइडियोलॉजी हो, चाहे और भी जो नेता उसमें होते हैं पदाधिकारी। चेंज कहीं किसी में दिख नहीं रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये देखिए, नड्डा जी का जैसे यूपी का दौरा है, अच्छा है बुरा है जाने दीजिए, मुझे फेवर और अगेंस्ट से मतलब नहीं है, लेकिन एक चीज तो है कि बीजेपी में जो आदमी है, बंगाल भी वो जा रहे हैं, यूपी भी। यूपी का चुनाव तो अभी बहुत दूर है, तभी तो सपा बसपा के सारे नेता अपने अपने महल में बैठे हुए हैं और ट्वीट कर दे रहे हैं। जो खूबियां हैं, मेरे कहने का मतलब, आपका जो प्रतिद्वंदी है यानी बीजेपी, वो इतनी सशक्त है, पॉलिटिकल उससे देखिए, संगठन से देखिए, काम करने की क्षमता से देखिए, क्या आप लोग उस चुनौती को तोड़ने के लिए, कद पर आकर आप लड़ ही नहीं रहे, उस लेवल तक आप लोगों की परफॉर्मेंस है या इंप्रूव कर रहे हैं कि नहीं? सोचने वाली बात यह है। जहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर में है, गली गली में है, यहाँ पार्टियों के पास प्रवक्ता तक नहीं है, गंभीरता से प्रवक्ताओं को नियुक्ति नहीं होती है, कोई भी आकर के प्रवक्ता बन के पार्टी की ही रेड़ पीट करके चला जाता है। इनसिक्योरिटी है कि हम प्रवक्ता बनाएंगे, वो रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, हमारी बात को नहीं, वो एक फैक्टर है। लेकिन ये जो प्रवक्ता नहीं बना रहे हैं ना, योग्य भी तो आदमी मिलना चाहिए। हो सकता है पार्टी ये समझती है कि हमें प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल, हमारे पास कोई योग्य व्यक्ति नहीं, नहीं हाँ, कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, या इंडिविजुअल मेरा कद इतना बड़ा है कि पार्टी में कोई रहे या ना रहे, मेरे अपने कद के हिसाब से हम चुनाव जीत जाएंगे, जो भी। या हो सकता है पार्टी के आला कमान, समय बदलाव, प्रवक्ता विभाग बदलाव, परिवर्तन चाहता है। समाजवादी पार्टी ने परिवर्तन किया, बीजेपी परिवर्तन करती है, कांग्रेस ने परिवर्तन किया, बसपा क्यों परिवर्तन की तरफ नहीं बढ़ रही आगे? सुनिए, देखिए मिश्रा जी बड़े योग्य राजनीतिक विश्लेषक हैं, ठीक है ना। वो जिसको राजनीतिक प्रबंधन की बात कर रहे हैं, है ना, राजनीतिक चालबाजियों और राजनीतिक बेईमानियों को अगर मिश्रा जी को ये लगता है कि ये राजनीतिक प्रबंधन है, हम इसको स्वीकार नहीं करते। बिहार का राजनीतिक प्रबंधन, अगर मिश्रा जी आपको मालूम हो कि कितना बेईमाना हुआ, कितने लोगों को हराया गया, सुबह 10 बजे बीजेपी की क्या हालत थी, चुनाव परिणामों को रोका गया, कहा 200 और 300 वोटों से लोगों को हराया गया, चुनावी प्रकार प्रभावित किया गया। तो ये राजनीतिक प्रबंधन हम नहीं कर सकते। शबनम, जरा यह सवाल जवाब 1 मिनट करा रहा हूं मैं आपका भी। शबनम, आपके पास भी आऊंगा। सतीश जी सुनिए, मिश्रा जी जवाब दीजिए। मुझे मालूम है सतीश जी सुनिए, व्यक्ति है, देखिए, लेकिन इसको सुनिए, राजनीतिक बेईमानों को और राजनीतिक बेईमानी को आप राजनीतिक प्रबंधन से ना जोड़े, उसको बेईमानी के रूप में ही रखें। सुन लीजिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, नहीं सुनिए, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं निष्पक्ष हूँ, मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, जिम्मेदारी है, लेकिन हैरानी तब होती है कि राजनीति के प्रबंधन में अगर कहीं कुप्रबंधन हो रहा है, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, तो उसको रोकने का जिम्मा भी तो आप लोगों का है, विपक्ष का है। विपक्ष वहां पे भी फेल हो जा रही है। मैं बोलता हूं, आप देख रहे हैं गलत हो रहा है, चाहे बिहार में हो चाहे जहां पे भी हो, आप रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप लोग क्या करते हैं, आपकी पार्टी क्या करती है? मैं इस चीज को भी मान लेता हूं आप लोगों के फेवर में कि भाई बीजेपी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही है, सरकार खराब है, तो आप लोग कोई इफेक्टिव कैंपेन क्यों नहीं चला रहे हैं सर इन सारी बेईमानियों के अगेंस्ट?
क्यों नहीं अरे हम दलित अब या तो बसपा मान तो वैसे लीजिए भी ट्विटर पर नजर या आती तो है केवल। मान लीजिए कि भाई हमने घुटने टेक दिए हैं, हमारे बस की बात नहीं है, यही मान लीजिए, ना करें। बाईपास दे दीजिए अपने आप को, फिर चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? मिश्रा जी इस सामंतवादी सोच से बाहर निकल के आइए। अच्छा सतीश जी, आप सर ट्विटर से आप बाहर कब लोग निकलेंगे? निकलिए, मुझे जरूरत नहीं है। आप लोग सोचिए कि कैसे आपके विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं, जैसे बसपा के लिए चुनौती कांग्रेस देगी, सपा देगी, बीजेपी देगी, आप बसपा को ये सोचना चाहिए कि हम 3 फ्रंट का कंपटीशन कैसे मैनेज करेंगे। से बाहर निकलिए। अब हर पढ़ा लिखा व्यक्ति, चाहे वो मिश्रा हो या गैर मिश्रा हो, वो अच्छा सोच सकता है, देश के बारे में सोच अच्छा सकता चलिए है। सतीश केवल साहब, सोच ही रहे हैं, चलिए, एक्शन चलिए, कुछ चलिए। नहीं हो रहा है, रिजल्ट देखिए, नहीं दिख रहा है। सोच को बदलिए। निष्ठा से बाहर आते हैं जरा। आपकी तरफ से सोचते हैं तो उसको शेख चिल्ली के हसीन सपने बोलते हैं सर। अच्छा सतीश साहब, ये बताइए कि बसपा जो है वो ट्विटर से कब बाहर आएगी? क्योंकि ग्राउंड पर कांग्रेस भी अरे नजर आती है, सपा भी नजर आती है, बसपा तो अरे दिखती मोदी नहीं जी गई। को ट्विटर से बाहर निकालो ना। नहीं, आप तो पहले मोदी मुझे जी को बताइए ट्विटर से सर। बाहर निकालो ना। अरे आप बीजेपी के लीडर सवाल के बदले सवाल नहीं हो सकता ना सर। आप ये कहना चाहते हैं सवाल के कि बदले दलितों सवाल को नहीं, ट्विटर नहीं, पे मैं होना हर चाहिए। मुद्दे पर देखता हूं क्यों कि नहीं एक होना ट्वीट चाहिए? आता है केवल, क्यों नहीं होना वो चाहिए? ट्वीट ही बताइए। केवल सब कुछ होता है, कोई नेता नहीं दिखता। मायावती पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, अब तो वो भी नहीं करती। सुनिए सुनिए, नहीं देखिए, ट्विटर भी जरूरी है, सोशल मीडिया भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है सर, लेकिन मीडिया सिर्फ भी वही है, जरूरी नहीं है और ना। धरातल की राजनीति जरूरी धरातल की होती है और सर। धरातल की राजनीति। सुनिए, देखिए आज आप सत्ता में है ना, 4 बार हम भी सर मैं सत्ता में रहे नहीं हूं, ना। मैंने तो बस बीजेपी सत्ता के लिए कहा वोट दिया था सर। बीजेपी में कहा थी, आप बताइए ना, एक बार अगर आप सत्ता में आ गए, अरे इस देश में कितने, सुनिए 70 साल से कितने दिन तक कांग्रेस ने राज किया, आज कांग्रेस सत्ता में है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप फिर 70 साल पहले चले गए, फिर बीजेपी 70 साल पहले जाती है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस भी यही कहती है। मुझे तो आप ये बताइए कि ट्विटर से कब बाहर निकलेगी बसपा? मैं तो चाहता हूं कि 2022 में बसपा सरकार बनाए, फिर से मायावती जी की सरकार बने, फिर से बड़े बड़े पार्क बने, लेकिन मुझे ये तो बताइए ट्विटर से कब बाहर आएंगे आप? अरे भाई आप साफ साफ कीजिए ना, इस देश के दलितों को ट्विटर पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अरे सर कहां ले गए आप बात को? फिर दलितों में चले गए। आपको दलितों की सरकार बनानी है क्या? नहीं, उत्तर प्रदेश में दलितों का मुख्यमंत्री बनाना है क्या? सबका मुख्यमंत्री बनाइए ना। ये दलित, ये सवर्ण, ये क्या है? सुनिए ना, नहीं, जनता की बात कीजिए ना। आप प्रदेश की जनता की बात कीजिए। आप दलित में कहां चले गए? और फिर आप मुझे कह रहे हैं कि दलित क्या ट्विटर पर नहीं आ सकते? मैंने कब कहा? मोदी जी सत्ता नहीं, में मैंने कैसे कब कहा? हैं, बताइए ना। नहीं, मैंने ये कब कहा कि दलित ट्विटर पर नहीं आ सकते? मैं तो दलित की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो जनता की बात, मैं तो चाहता हूं कि बसपा की सरकार बने। मुझे बुरा लगता है, मुझे बुरा लगता है सर कि जब बसपा मुहाने पर सिमट के रह जाती है, मुझे बुरा लगता है। कर रहे हैं ना, अगर सोशल मीडिया का विरोध आज आप कर रहे हैं ना, आज सर, अगर मैं तो बीजेपी यही कही नहीं रहा ना कि आप सोशल तो मीडिया पर मत 2014 रहिए। में मैं तो ये कह रहा हूं कि यही सोशल मीडिया के और साथ वो साथ यही आप सोशल धरातल मीडिया पर ग्राउंड के पर नजर भी प्लेटफॉर्म आइए ना। जिन्होंने बीजेपी को खैर मैं सत्ता समझ में रहा हूं आपकी बिठाया। मजबूरी है, आपको डिफेंड तो करना ही पड़ेगा। अब जब आला अधिकारी, जब बड़े बड़े नेता आपके चेहरे गलतियां करते हैं तो डिफेंड करना पड़ता है। कांग्रेस की भी कई बार मजबूरी रही है ऐसी, बड़ा मुश्किल होता है, मैं समझ रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शबनम जी कुछ कहना चाह रही है काफी देर से। देखिए, तो चार जी विपक्षी पार्टी जिस तरीके से नकारात्मक राजनीति करती है, ये हमारी रणनीति को कहते हैं छल कपट। लेकिन ये एक बार देखें कि हम बूथ से भी नीचे पन्ना प्रमुख बनाते हैं। पन्ना प्रमुख के अंदर 30 परिवार होते हैं, वो परिवार में जाते हैं और अरे उनको ये पन्ना इस प्रमुख तरह सिर्फ संगठन मोदी जी ने नहीं करते बनाए। हैं। अगर ये तो उनसे बीजेपी जब से आप पैदा हुई है प्रवक्ता तब क्यों से पन्ना बनाते, प्रमुख आप है। अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते? ये सुनिए, ये सुनिए। परिवार बहुत वाली आपका परिवार एक है, बार लोग आपके जाल में पार्टी फंस है। गए, ये अपने 2 बार परिवार जाल के में फंस लोगों गए। को ही ये स्थापित सुनिए, करना चाहते हैं, आज की परिवार हड्डी के बहुत लोगों दिन को तक काम नहीं समृद्ध करती। करना चाहते हैं। ये अंत्योदय में खड़े लोगों को कहीं भी योजनाओं से लाभान्वित नहीं करना चाहते। अगर देखा जाए तो हमारी सरकार उत्तर प्रदेश रहते हुए 4 साल में महिलाएं हो, युवा हो, किसी भी धर्म जाति के लोग हो, उनको जिस तरीके से धरातल पर उतर कर योजनाओं से लाभान्वित किया है, उसे ये नकार नहीं सकते। 14 से लेकर 19 तक जो हम लगातार जीतते रहे और उपचुनाव हमने जीता है, हम इसी के भरोसे। और ये एयर स्ट्राइक को, सर्जिकल स्ट्राइक को धरातल पर योजनाओं से देखिए योजना कितनी अच्छी है कितनी खराब, मैं इस पर नहीं जा रहा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आप जनता को मैसेज कन्वे कर देते हैं कि देखिए आपकी अच्छी की खबर है, एक अच्छे की ये योजना है, और जनता उस पर वोट कर देती है। यही विफलता कहीं दूसरी पार्टियों की मुझे दिखती है, विपक्ष की कहीं ना कहीं वो समझा नहीं पाते कि आपकी कमियां, इस सरकार की कमियां आखिर क्या है। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से अजय साहब आप क्या कह रहे हैं?
देखिए, दो तीन बातें शबनम जी ने कही है, जल्दी से मैं ब्रीफ करूंगा। पहली बात, विपक्ष कभी नकारात्मक राजनीति की जो बातें कर रही है नहीं करती। क्या बंटवारे की राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, मंदिर मस्जिद की राजनीति देखिए, करना, विपक्ष में समाजवादी पार्टी आता है, ये तो मैं भी इस बात से ताल्लुक रखता हूं। देखिए, वैक्सीनेशन पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने कहा ये मैं बीजेपी लेके आई है, मैं वैक्सीनेशन नहीं कराऊंगा। ये देखें, नकारात्मक राजनीति नहीं है तो क्या है, आप अपना दीजिए, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से पूछूंगा वो सवाल। हाँ, मुझे थोड़ा बीच में चिल्लाने लगे। अजय जी बोलिए। शबनम जी रुकिए, शबनम रुकिए, मैं आऊंगा आपके पास। शबनम रुकिए। अजय। शबनम जी, आप एक अच्छी प्रवक्ता है, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर सिर्फ देना चाहता हूं, सुन ले 2 मिनट। पहला तो इन्होंने सकारात्मक नकारात्मक राजनीति की बात। दूसरी बात, जिस तरह से अभी शबनम जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सब ठीक चल रहा है युवा के लिए और महिलाओं के लिए, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं। भारत सरकार का रिपोर्ट है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का, एक खुद उठा के देखें कैसी हत्या, बलात्कार और लूट की घटनाएं हो रही है, और पूरा उत्तर प्रदेश किस तरह से पूरे देश में एक नकारात्मक तौर पे इस प्रशासनिक विफलताओं के कारण जाने लगा है। हाथरस की घटना, उन्नाव की घटना, ये पूरा देश देख रहा है। अंतिम बात, ये जो आपने भी ये प्रश्न किया है तुषार जी, कि विपक्ष की क्या चीजें हैं और क्यों जीत और हार हो रही है। बाई इलेक्शन सरकार में जो होता है वो अपने साम दाम दंड भेद की राजनीति से जीतता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि विपक्ष बटा हुआ है। विपक्ष को जो फोर फ्रंट पे आके खेलना चाहिए वो कम खेलता है। वैकल्पिक राजनीति उत्तर प्रदेश के लोगों को चाहिए, और वैकल्पिक राजनीति के लिए सिर्फ घरों में बैठ के नहीं होगा, फील्ड में कांग्रेस न्योता देगी समाजवादी पार्टी और बसपा को कि आइए मिलकर साथ लड़ते हैं चुनाव। जनता जनार्दन है, जनता डिसीजन देगी। फॉर्मूला बनाना चाहते हैं क्या कांग्रेस? फॉर्मूला बनाना चाहती है क्या? अच्छा सीधे सीधे बताइए, अकेले या साथ में? मैं चाहता हूं कि बीजेपी बनाम अन्य में एक सकारात्मक, अच्छा मतलब आप ये मान रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर आया है। देखिए, बीजेपी वर्सेस ऑल। अब मैं इसी पर थोड़ा चलता हूँ, मैं इसी पर चलता हूँ। ठीक है, बीजेपी वर्सेस ऑल। अब किसे कबूल है ये संबंध, किसे कबूल है? मेरा कबूल है या ना कबूल है, इसी पर जवाब दीजिएगा। सुनील साहब से शुरू कर रहा हूं। सुनील साहब, कांग्रेस का साथ कबूल है या नहीं है? बहुत देर बाद आपने मौका दिया तुषार जी, इसलिए धन्यवाद आपको। मैं पिछले कई प्रश्न उठे हैं उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। मिश्रा जी और अन्य लोगों ने बताया है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में जनता ने ये नहीं कहा कि ये सरकार खराब है या सरकार के खिलाफ जनता है। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, बता दूं, और आप लोग जानते भी हैं, जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तो 6 महीने के अंदर दोनों मुख्यमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ था। उसमें जनता ने सिरे से इनको खारिज कर दिया, यानी उसी समय जनता ने बता दिया कि नहीं आप मुझे पसंद नहीं हो। गोरखपुर 2017 के चुनाव के बाद गोरखपुर की लोकसभा का सीट गोरखपुर की जनता ने हराया और फूलपुर की जनता ने उप मुख्यमंत्री के सीट को हराया। तो उसी समय बता दिया। और अब तक अभी कुछ दिन पहले एमएलसी का चुनाव संपन्न हुआ है, तुषार जी, एमएलसी का चुनाव संपन्न हुआ है, और भारत के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के में समाजवादी पार्टी ने समाजवाद का झंडा गाड़ा है। यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश की सरकार को नकार चुकी है। कभी आप कहते हैं कि लोकसभा के चुनावों के मुद्दे अलग होते हैं और स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं, इसलिए चुनावों के अलग अलग तरह के चुनावों के रिजल्ट अलग अलग तरीके से होते हैं। फिर आप कहते हैं कि देखिए वो जो भी परिषदीय चुनाव हुए उसमें, या फिर जो विधान परिषद के चुनाव हुए उसमें देखिए हमने वहां जाकर जीत लिया। तो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तू कब तक चलेगा? मुझे सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए। 1 मिनट का समय आपका और लूंगा। बहुत मेरे पास वैसे भी 1 मिनट का समय है, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं। बोलिए। दूसरी बात तुषार जी, दूसरी बात, अभी जो है इसके पहले बाई इलेक्शन की चर्चा हो रही थी। बाई इलेक्शन कैसे होता है उत्तर प्रदेश में, और कैसे हुआ उत्तर प्रदेश में? मेरे बगल में देवरिया में चुनाव हुआ, मेरे बगल में जौनपुर में चुनाव हुआ। जिस तरह से थानाध्यक्ष चुनाव लड़ रहा था, जिस तरह से एसडीएम चुनाव लड़ रहा था, जिस तरह से जिलाधिकारी चुनाव लड़ रहा था, जिस तरह से वहां का ब्लॉक बीडीओ चुनाव लड़ रहा था। देखिए, कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा था, ये बीडीओ चुनाव लड़ रहा था, डीएम चुनाव लड़ रहा था, कमिश्नर चुनाव लड़ रहा था, वहां का दरोगा चुनाव लड़ रहा था। तुषार जी
ठीक है, शबनम से आखिरी जवाब ले रहे हैं, फिर मुझे वाइंड अप करना होगा। शबनम उस रिजल्ट को तुषार जी, उस रिजल्ट को जवाब ले लीजिए, जोड़ करके मत देखिए, जवाब ले लीजिए, 2022 का इंतजार करिए। जवाब ले लीजिए शबनम। चुनाव आयोग से दोष देना यही कहा गया विपक्ष को, एक बार अपने आप में देखें कि आपने क्या कमियां हैं। आपका जीत है तो ईवीएम ठीक है, चुनाव आयोग ठीक है, चुनाव सही है, हार गए तो सारा कुछ बीजेपी का। तो ये दोषारोपण छोड़ दीजिए, नकारात्मक राजनीति छोड़ दीजिए। ठीक है, ये बेहतर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर विपक्ष को चाहिए एक ऐसा फॉर्मूला जो सकारात्मक हो और जीत के मुहाने तक लेकर जाए कम से कम, और उसके बाद जीत दर्ज कराए, क्योंकि विपक्ष की मजबूती बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पर विपक्ष अगर नकारात्मक राजनीति करता रहे या फिर सिर्फ एक पार्टी को कोसने तक सीमित रह जाए, तो उससे ज्यादा बेहतर होगा कि ट्विटर से और इन नकारात्मक राजनीति के ढांचे से निकलकर बाहर ग्राउंड पर जाए, प्रत्येक व्यक्ति से मिले, हर वोटर से मिले, हर घर तक पहुंचे और अपनी मजबूती दर्ज कराए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।